बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के जो चैप्टर ये है, डिवीज़न नंबर 4 है टैक्स अकाउंटिंग। तो ये इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के जो इंस्पेक्टर की जॉब्स आई हैं उसके लिए सिलेबस है। उसके पहले भी वीडियोस मैंने रिकॉर्ड की हुई हैं, वो आप इस चैनल पर देख सकते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो है। तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग कैसे होगा। अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि जो भी टैक्स है, आपकी जो भी इनकम है, उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, ठीक है, उस पूरे को जो डिटरमिन करते हैं वो प्रोसीजर को क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। यानी आपके पर आपकी इनकम क्या है, उसके ऊपर टैक्स कितना बनता है, लाइबिलिटीज़ कितनी बनती हैं, वो आपको क्या देनी है, उन सारी चीज़ों को, एक्सपेंडिचर को और इनकम को, ठीक है, उन सब को मद्देनज़र रखते हुए उनकी जो हिसाब किताब होता है उसको क्या कहते हैं, अकाउंटिंग। तो उसकी अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है। पहले में क्या कह रहा है, नंबर 1 में कि इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक किसी भी शख्स की आमदनी पर टैक्स इसी तरीके से मालूम किया जाएगा जो आम तौर पर है। कोई स्पेशल उसके लिए तरीका नहीं होगा, जैसे दूसरों की किया जाता है या जो यूजुअल प्रैक्टिस है उसी के तहत किया जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे कह रहा है कोई भी कंपनी जब आमदनी पर टैक्स निकाल रही हो, ठीक है, जैसे प्राइवेट फर्म्स होती हैं तो वो क्या करते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, तो वो टैक्स वगैरह की वो कर रहे होते हैं, मेजरमेंट कर रहे होते हैं, तो उससे बिजनेस इनकम अंडर बिजनेस, ठीक है, उसको एक्रूअल बेसिस पर लेना है। क्या मतलब है एक्रूअल बेसिस का मतलब ये है कि जो चीज़ बढ़ रही हो, ठीक है, एक्रूअल का मतलब ये है उस बेसिस पे लेना है। दूसरे लोग उसे कैश या एक्रूअल पर ले सकते हैं। यानी कंपनी जब भी कर रही हो अपने टैक्स की कैलकुलेशन तो उसको एक्रूअल बेस, क्योंकि उसका प्रॉफिट जो है ना वो बढ़ता है, इनकम उसकी बढ़ रही है, ठीक है, तो इस तरह से उसने लेना है। थर्ड नंबर पे है बोर्ड। बोर्ड अपनी मर्जी से ये कह सकता है कि कोई भी शख्स इनकम अंडर बिजनेस को कैश या एक्रूअल बेसिस पर ले सकता है। फिर वो चाहे कैश में करे या एक्रूअल बेसिस पर करे तो वो उसकी मर्जी है, लेकिन वो बोर्ड उसको डिसाइड करेगा। चौथे नंबर पे कह रहा है कि कोई भी शख्स अपनी अकाउंटिंग के तरीके को तब्दील करवा सकता है, ठीक है, वो चाहे तो उसको रिक्वेस्ट कर सकता है और कमिश्नर इस दरख्वास्त को कबूल भी कर सकता है, लेकिन जब उसे मुकम्मल यकीन हो, यानी कमिश्नर को मुकम्मल यकीन हो कि ऐसा करने से उस शख्स की आमदनी की सही अकाउंटिंग होगी। ऐसे नहीं है कि वो बोले कि मेरा अकाउंटिंग का मेथड चेंज करो, उसमें वो जो है ना वो टैक्स ही कम अदा करने जा रहा हो, तो ये चीज़ भी जो है ना वो गौर करनी है और वो कमिश्नर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नंबर 5 पे अगर किसी शख्स का अकाउंटिंग का तरीका तब्दील हो जाता है तो उसे अपनी आमदनी, कटौती, क्रेडिट और दूसरे अनासर में रद्दोबदल करना होगा, यानी उसको एडजस्टमेंट करनी होगी, ठीक है, कि ऐसे नहीं है कि कोई चीज़ जो है ना वो एक आंसर जो है ना बिल्कुल खारिज हो जाए, एक चीज़ डबल डबल उसमें जो है वो दाखिल हो जाए, ऐसे नहीं, ठीक है, उसकी प्रॉपर जो है ना वो एडजस्टमेंट करके फिर मेथड जो है ना वो अकाउंटिंग का चेंज होता है। 33 पे है कैश बेसिस अकाउंटिंग। अगर कोई शख्स बिजनेस इनकम अंडर बिजनेस को कैश अकाउंटिंग पर कर रहा है तो उससे इनकम वही लेनी है जो वो रिसीव कर रहा हो, ठीक है, यानी कैश की बेसिस पे मतलब ये है कि वो जो इनकम उसके पास उसके हाथ में आ गई है, ठीक है, जो प्रॉफिट उसके हाथ में आ गया है उसकी बेसिस पर टैक्स जो है ना वो कैलकुलेट होगा। ऐसे नहीं है कि वो हिसाब लगा रहे हो कि इसकी मंथली इनकम ये है, ठीक है, तो इस मंथ में भी यही आएगी, ऐसे नहीं है। जो रिसीव हो चुकी है कैश की बेसिस पर ऐसे होगा, ठीक है। एक्रूअल मैंने वो बताई कि जिस तरह से उसकी वो इनकम चल रही होती है पहले से। फॉर एग्जांपल जैसे पता है इस कंपनी के जो प्रोडक्शन है वो मंथली इतनी है, ठीक है, तो उस बेसिस पर नहीं लेनी। कैश में ये है कि जो आ गया, हाथ में आ गया, कैश में आ गई चीज़, उसके ऊपर होगी और अखराजात भी वही लेने हैं जो उसने पे कर दिए, ठीक है। एक्रूअल पे नहीं लेने के मतलब हर महीने इतने ही आते हैं, ठीक है, इतने बढ़ रहे हैं तो ऐसे ऐसे बढ़ा बढ़ा के हिसाब, उस हिसाब से कोरिलेशन नहीं करना, ठीक है। उसकी जितने मिले हैं कैश में जो इन हैंड है, ठीक है, उसके ऊपर जो है ना वो लगेगा। 2 में क्या कह रहा है कि कोई भी रकम किसी भी 34 में है एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग ये है कि अगर एक्रूअल बेसिस पर अकाउंटिंग होगी तो इनकम फ्रॉम बिजनेस की तो इनकम का हिसाब वो लगाया जाएगा जो ड्यू यानी वाजिब हो, ठीक है। इनकम कौन सी लगाई जाएगी, ठीक है, कौन सी जो वाजिब हो, बिल्कुल जो ड्यू हो, ठीक है, और अखराजात जो लाजमन अदा करने हों, ठीक है, जो उसके ऊपर ड्यू हो और जो है ना वो जो पेएबल हों वो उसको जो है ना वो करने हैं, ठीक है। पहले वाले में क्या था, उसमें ड्यू नहीं था, उसमें ये था कि उसमें हाथ आ चुके थे, ठीक है। इसमें ड्यू है यानी आने वाले हैं या उसके ऊपर जो लगते हैं,
ठीक है, उसमें क्या था, उसमें जो उसने पे कर दिए अखराजात कैश में वो हो गए। इसमें जो ड्यू होंगे, जैसे हमारे पास बिल आता है ना, हमारा जो बिल होता है वो ड्यू लिखा होता है उसमें, ठीक है, क्यों, वो हमने अदा करना है, वो हमने किया नहीं होता, ठीक है। ड्यू और पेएबल में ये है, और कैश में तो जो उसने पे कर दिए उसके उस पर है। तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा एक्रूअल का मतलब क्या है। दूसरे में है, सेकंड में, कि कोई भी रकम किसी भी शख्स पर ड्यू उस वक्त होगी जब वो शख्स उसको हासिल करने का हकदार हो, ठीक है, जब उसको उस चीज़ का इंटाइटल्ड हो, ठीक है। फिर बेशक वो कितना भी लगे, यानी वो भले इंस्टॉलमेंट में उसको चीज़ मिले या फिर उसको ये 1 साल बाद मिले, जब वो उसका हकदार हो गया, इंटाइटल हो गया, ठीक है, तो उसके ऊपर वो टैक्स लगेगा। फिर भले उसके हाथ में जो है ना वो 1 साल बाद आए या 2 साल बाद आए, उसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। फिर चलते हैं 3 नंबर पे। 3 में कह रहा है कि किसी भी शख्स से कोई भी रकम तब वसूल की जाएगी जब तमाम तकाजे पूरे कर लिए जाएंगे और लाइबिलिटी मुकम्मल तौर पर दुरुस्त होगी, ठीक है। यानी उससे रकम तब वसूल की जाएगी जब इंसाफ के, जिस तरह कह सकते हैं, या अकाउंटिंग के सारे तरीके या सारे जो भी तकाजे हैं वो पूरे कर दिए जाएंगे और उसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। रीज़नेबल एक्यूरेसी भी उसमें जो है ना वो दिखाकर फिर करना है, उससे वसूल करनी है। नंबर 4 जो है ना ओमिटेड है। नंबर 5 में क्या कह रहा है कि जब किसी भी शख्स को डिडक्शन की इजाज़त दी गई हो तो उसके अखराजात के लिए जो आमदन हासिल करने में हुए हों उस शख्स ने वाजिबात ना अदा किए हों। मिसाल के तौर पे किसी भी शख्स को जो है ना वो डिडक्शन की इजाज़त दे दी है, सही है, यानी उससे वो टैक्स वसूल नहीं किया गया, वो डिडक्शन में लगा दिया कि ठीक है आप बाद में इसको अदा कर देना, सही है। तो उस पर जो उसको इनकम मिली है, ठीक है, 3 साल, और उसने वो 3 साल तक अदा नहीं किए, उसके ऊपर जो इनकम उसने हासिल की है, ठीक है, वो जो उस पर जो टैक्स लगेगा वो कह रहा है कि वो उस 3 साल के, जैसे ही वो 3 साल ख़त्म होंगे उसके नेक्स्ट ईयर में जो भी टैक्स ईयर आएगा उसमें उससे लाजमन वसूल किया जाएगा, उसको मज़ीद उसकी छूट नहीं दी जाएगी। 5A में कह रहा है कि तिजारत के दौरान, ठीक है, ट्रेडिंग जो है ना उसके दौरान ना ट्रेडिंग लाइबिलिटी, किसी भी शख्स पर कोई डिडक्शन लगी हो तो उस शख्स ने उस लाइबिलिटी से मुनाफा कमाया हो तो इस पर भी टैक्स लगेगा, ठीक है। यानी उसके ऊपर डिडक्शन का मतलब यही है कि जैसे इस साल आपके ऊपर टैक्स ड्यू था, आपने अदा नहीं किया, तो उसको डिडक्शन में लगा देते हैं, ठीक है, कि आप नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट टैक्स ईयर में जो है ना इसको दे देना, ठीक है। अब वो तो ड्यू था ना गवर्नमेंट का, अब वो उस शख्स ने अदा नहीं किया, वो अपने पैसे जो है ना वो कहीं और यूज़ कर रहा है, तो उससे जो वो कमाएगा तो उस पर भी टैक्स लगेगा और वो उसी साल उसको अदा करना है, ठीक है। यानी जिस तरह से इंटरेस्ट होता है ना, इसी तरह का ये भी चक्कर है कि भाई आपने अदा नहीं किया तो उसके ऊपर फिर दोबारा वो टैक्स लगेगा, टैक्स पर टैक्स जो है ना वो लग रहा है। नंबर 6 में है कि अगर कहीं पर किसी शख्स कोई भी शख्स उस लाइबिलिटी पर टैक्स लगा हो, जिसको लाइबिलिटी पर टैक्स लगा हो, दोबारा टैक्स लगा हो, तो और उसने अदा नहीं किया, फिर वो शख्स लाइबिलिटी अदा कर दे, ठीक है, तो उसे डिडक्शन की इजाज़त दी जाएगी। लाइबिलिटी का जो वो टैक्स उस पर ऊपर लग रहा है वो अदा अगर कर देगा तो उसको मज़ीद डिडक्शन की इजाज़त दे दी जाएगी और उसी साल में जब वो रकम अदा की गई हो, ठीक है। तो ये था स्टॉक इन टैक्स इन ट्रेड को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। तो ये जो है ना वो कुछ मेथड्स थे अकाउंटिंग के, इस तरह से अकाउंटिंग होती है, टैक्स अकाउंटिंग। तो मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अगर आपको ये पसंद आई है तो शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।